नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नहीं रहे शरद यादव। जी हां, बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को शोक में डुबो गया है। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया है। शरद यादव की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। हालत ज्यादा बिगड़ने पर गुरुवार की शाम उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। फोर्टिस अस्पताल ने जारी एक बयान में कहा है कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया था। उनमें कोई पल्स नहीं थी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीपीआर दिया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। रात 10:19 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। तो जिस तरीके से शरद यादव को लेकर आपको बता दें कि शोक की लहर है पूरे देश में। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के होशंगाबाद में शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। कल शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। शरद यादव की जन्मभूमि है होशंगाबाद। आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा छतरपुर आवास पर। यहीं पर अंतिम दर्शन होंगे। बता दें कि शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल के थे वो। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने सबसे पहले ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। शरद यादव के दामाद राजकमल ने कहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो शरद यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी। शरद यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ वो दिल्ली पहुंच गए हैं। लुधियाना से दिल्ली पहुंचे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए लुधियाना में राहुल थे। राहुल ने शरद यादव के परिवार से मुलाकात की है और सांत्वना भी दी है। शोकाकुल परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीर देखिए, गले लगकर सांत्वना देते राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ यहां पर पहुंच गए हैं। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी, जिसको यहां पर सांत्वना देते नजर आए राहुल गांधी, उनकी जो पत्नी है उनको भी यहां पर सांत्वना देते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि जो बेटे यहां पर मौजूद हैं शरद यादव के, उनको सांत्वना देते नजर आए। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर यहां दिल्ली में पहुंच गए और छतरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर रखा गया है शरद यादव का। राहुल गांधी सबसे पहले यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अक्सर राहुल गांधी ये कहा करते थे कि राजनीति के बारे में अगर कुछ जानना है, सीखना है तो शरद यादव से सीखिए। शरद यादव से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर कहा। लेकिन अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ लुधियाना से दिल्ली आए हैं और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंचे हैं। परिवार के बीच बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, काफी देर तक वो बैठे रहे हैं यहां पर और अभी भी यहीं पर राहुल गांधी मौजूद हैं और लगातार परिवार वालों से वो बातचीत भी कर रहे हैं। एक दिन हमारी जॉइंट पब्लिक मीटिंग हुई। मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे। तो मैंने उनको देखा चलते हुए, तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले दो घंटे का रास्ता था। मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे
हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का मोहब्बत। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं कई बार शरद यादव के साथ बैठा हूं, उठा हूं, लेकिन जब भी बैठा हूं तो मैंने कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैंने उनको कहने दिया है क्योंकि मैं उनसे सीखता था। हमारे साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं छतरपुर से ही। राजीव, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और सबसे पहले नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है शरद यादव को। अभी और कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय शरद यादव जी का पार्थिव शरीर उनके घर पे पहुंच गया है और राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे और यहाँ पे उनका अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दिए, परिवार के लोगों से मुलाकात किए। लेकिन कल रात परिवार की तरफ से जो एक मैसेज दिया गया था आम जनमानस को या बड़े नेताओं को कि 10 बजे के बाद जो है शरद यादव के पार्थिव शरीर का यहाँ पे लोग अंतिम दर्शन करेंगे। तो उम्मीद है कि 10 बजे के बाद और जो भी VIP और नेता है यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है और राहुल गांधी का एक अलग लगाव था। और राहुल गांधी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा था कि शरद यादव मेरे गुरु भी रहे हैं, लगातार राजनीतिक चीज़ों को उन्होंने बहुत बारीकियों से उन्हें बताया है। तो तमाम चीज़ें उनसे जुड़ी हुई उनकी यादें थी। तो जैसे ही कल उनको इसकी सूचना मिली कि शरद यादव जी का निधन हो गया है, तो काफ़ी वो दुखी हुए और लगातार वो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने दुख जताया भी, स्टेटमेंट भी दिया। और यही वजह कि सबसे पहले सुबह वो जो है करीब 8 बजे उनके घर पे पहुंच गए थे और काफ़ी देर तक यहाँ पे रहे। लोग उससे परिवार के लोगों को सांत्वना दिए, मुलाकात किए और उनके साथ जो समय उन्होंने गुजारा था उसके बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह से राजनीति की चीज़ों को उन्होंने सीखा था, उनसे किस तरह से परिस्थितियों और चुनौतियों से लड़ना उन्होंने सिखाया था। तमाम तरह की बातें उन्होंने शेयर की। उसके बाद राहुल गांधी अब यहाँ से निकल गए हैं उनके फार्म हाउस से और 10 बजे के बाद जैसे कि सूचना मिल रही है, जो यहाँ पे व्यवस्था की गई, 10 बजे के बाद तमाम जो बड़े नेता दिल्ली में इस समय मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लुधियाना से भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है छतरपुर में, क्या कुछ आगे किया जाएगा, क्या पूरा कार्यक्रम रखा गया है, कब कब जो पार्थिव शरीर के दर्शन है वो करने की इजाजत मिलेंगे? देखा जाए तो अभी जो इनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं जो हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, वो लोग, उन लोगों का आना लगातार जारी है। वो लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और जो भी VIP हैं वो 10 बजे के बाद पहुंचेंगे। तो उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया, हर तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 10 बजे का समय कल ही निर्धारित किया गया था और आज पूरे दिन जो है पार्थिव शरीर यहीं पर रहेगा और यहाँ पर लोग जो है पहुँचेंगे, जो अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद जो परिवार के लोगों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि चूँकि शरद यादव की कर्मभूमि बिहार रही है, लेकिन इनका जन्मभूमि मध्य प्रदेश से भी ये 2 बार सांसद रहे हैं, तो इनका अंतिम संस्कार इनके गांव में ही होगा। तो आज जो है ये अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। तो आज पूरे दिन यहाँ पे जो है इनके जो लोग हैं वो आएंगे, दर्शन करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। चूँकि लगातार पूरे देश में शोक का माहौल है, चाहे जो भी नेता है किसी भी दल का हो, लेकिन इनकी जो समाजवाद की जो इनकी एक लाइन थी उससे कभी अपने विचारधारा से इन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे उनको JDU से अलग होना पड़ा या जिससे भी अलग ना हो अलग होना पड़ा, लेकिन अपने रास्ते पे चलते रहे। तो ऐसे में लेके काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति की बात कीजिए, देश की राजनीति की बात कीजिए, तो एक अलग शख्सियत रहे। तो ऐसे में तमाम दलों के जो नेता हैं दुख जता रहे हैं। तो संभावना है कि सभी दलों के जो इनके समय के नेता हैं, वो जिनके साथ के नेता हैं, वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे आज। तो धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है और लोग यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तित्व की बात कर रहे थे जब आप राजीव, तो आपने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से रहते थे और हर किसी को वो समय देते थे, हर किसी से वो बात करते थे। राहुल गांधी क्या यहाँ पर बातचीत में उन्होंने कुछ साझा किया है क्या?
क्योंकि इससे पहले जब हम राहुल गांधी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब भी वो शरद यादव से मिलते थे तो वो बोलते कम थे और उनको सुनते ज्यादा थे, क्योंकि सुनते थे जब भी वो तो राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ सीखते ही थे। बिल्कुल, जैसा कि राहुल गांधी ने खुद अभी स्टेटमेंट अपना दिया कि जब हम साथ में चलते थे तो चूंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शरद यादव का जो राजनीतिक ग्राफ था वो सब बड़ा था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होने के बाद वो जो है राजनीति में कदम रखे थे। किसान परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई जबलपुर में हुई थी। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो उस समय आंदोलन था, जो उनकी विचारधारा थी, उससे काफ़ी प्रभावित हुए और युवा नेता के तौर पे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1974 में जो पहली बार वो सांसद बने थे, तो उन चीज़ों को लेकर चल रहे थे हमेशा। जो वंचित समाज के लोग थे, जो 1974 से लेकर 2023 तक में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो याद की जाएंगी शरद यादव की, और कई सारी चीजें हमें सिखाएंगी भी। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं, आप वहां पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शरद यादव के निधन की खबर के बाद हर कोई दुखी है। इस पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई। और अब खबर वाराणसी से, जहां गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी क्रूज की रवानगी में मौजूद रहेंगे। टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गंगा विलास क्रूज आज असम रवाना होगा। असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा क्रूज। 51 दिनों तक सफर क्रूज करेगा। 27 रिवर सिस्टम जो है वहां से गुजरेगा। खास है विलास क्रूज, तो बेहद खास माना जा रहा है गंगा विलास क्रूज को, और कई जगहों से ये गुजरेगा। तो गंगा विलास क्रूज को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मदन मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, क्या जानकारी आपके पास? आज गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे लंबे जलमार्ग पर यह क्रूज। जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है वर्चुअल जो है हरी झंडी दिखा करके गंगा विलास क्रूज को जो है यहाँ से काशी से रवाना करेंगे। और काशी की जनता को भी जो है काफी देर से इंतजार था। और आप सामने देख सकते हैं कि क्रूज जो है सज धज करके तैयार हो गया है। और इसमें लगभग कहा जाए तो 32 से जो है स्विस पर्यटक जो है इस पर सवार होकर के गंगा का काशी से जो है असम तक का जो है 3200 किलोमीटर तक का सफर जो है वो तय करेंगे। तो जिसको लेकर के अगर तैयारियों की बात करते हैं आप साहब, तो तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि गंगा रिवर क्रूज जो है सामने खड़ा है। और जैसे ही प्रधानमंत्री जो है हरी झंडी दिखाएंगे, यहाँ से जो है ये क्रूज जो है विदेशी पर्यटकों को लेकर के जो है रवाना हो जाएगा। तो इसकी जब बात करें तो खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ और पर्यटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल भी जो है इस समय मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गंगा उस पार यानी कि रेत के उस पार बन रही टेंट सिटी का भी जो है उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री के हरी झंडी को दिखाने का। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी काशी और काशी से जो कहा जाए तो 3200 किलोमीटर का जो सफर जो तय कर रहे हैं, तो कितनी जो है इनकी खुशी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, कुछ को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये काशी के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और
ऐसे अनेक ऐतिहासिक पलों का ये नगर साक्षी बनता जा रहा है 2014 से। आज जो ये क्रूज का शुभारंभ यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, ये गंगा पर्यटन की दृष्टि से एक लंबी छलांग हमारे देश में लग रही है और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में ये दूरगामी परिणाम देगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी बिल्कुल, कुछ और मदन, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये क्रूज की तस्वीर भी दिखा रहा है एक तरफ कि आखिर क्या खास इसमें होगा। कुल 18 कमरे इसमें हैं, कुल 18 कमरे, जिम, स्पा, लाइब्रेरी, तमाम वो चीजें इस क्रूज में हैं। जितने भी लोग इसमें बैठेंगे वो बोर नहीं होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपना मन लगा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमित शाह की, जहां आज जम्मू दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। राजभवन में कई डेलीगेशन से भी वो मुलाकात करेंगे, जम्मू में सुरक्षा हालात का जायजा भी लेंगे। घाटी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और घाटी की सुरक्षा को लेकर लगातार जो है यहाँ पर मीटिंग भी हो चुके हैं और इसी सिलसिले में अमित शाह जो हैं आज जम्मू जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे। दीपांकर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल रही है अमित शाह के दौरे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पे 11 बजे लैंड करेंगे। सीधा वहां से हेलीकॉप्टर से राजौरी जाएंगे और राजौरी से उनको 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और 8 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम आपको बताएं उन्हें डांगरी गांव में जाना है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं 7 लोगों का नरसंहार हुआ था 1 और 2 तारीख को, 2 छोटे बच्चे जिसमें शामिल थे। और हम आपको ये भी बताते चले कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहां रहेंगे। 3 परिवार हैं जिन्हें एक एक करके उन्हें मिलना है। बीडीसी के लोग भी वहां पर रहेंगे। अमित शाह के साथ तमाम जो बड़े सिक्योरिटी चीफ है, आईपी, रॉ, एमआई, सब लोग वहां पर रहेंगे और खुद एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ इस पूरी यात्रा, इस पूरी उनके दौरे में रहेंगे। उसके बाद वे वापस आएंगे जम्मू में और जम्मू में उन्हें सीधा राजभवन जाना है। एक हाई लेवल सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग होनी है और कुछ चुनिंदा डेलीगेशंस हैं जिनमें कश्मीरी पंडित का डेलीगेशन हो सकता है अभी, लेकिन लिस्टें फाइनल हो रही हैं, उन्हें मिलना है। दरअसल विश्वास एक बार बहाल करना चाहते हैं अमित शाह, ये कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन लोगों की दुख की घड़ी में इनके साथ है। बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में लगातार बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में जोशीमठ को लेकर चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जोशीमठ को लेकर चर्चा हो सकती है। 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। जोशीमठ में अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तमाम जितने भी पीड़ित हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको कल ही आर्थिक मदद का ऐलान किया था पुष्कर सिंह धामी ने। 45 करोड़ का जो पैकेज है वो राहत पैकेज ऐलान किया था। इसके साथ ही ये राहत पैकेज प्रभावितों में बांटा जाएगा और आज 12 बजे के बाद जोशीमठ को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग में जोशीमठ पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, फैसला लिया जाएगा। अभी आपको बता दें कि जोशीमठ मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जांच के लिए और साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। और जोशीमठ से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ में मौजूद है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू आज जमींदोज हो जाएगा। शासन और प्रशासन की तैयारियां इसको लेकर पूरी हो गई हैं। तो आज होटल मलारी और माउंट व्यू इन दोनों ही जमींदोज हो जाएंगे, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो जोशीमठ संकट पर एक जो कमेटी बनी है उसमें डॉक्टर पीयूष रौतेला, डॉक्टर एमपीएस बिष्ट को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है
उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग है आज और जोशीमठ पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो जोशीमठ आपदा पर इसरो का बड़ा खुलासा सामने आया है। इसरो ने बड़ा खुलासा किया है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा है जोशीमठ। इसरो ने जारी की जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शहर तेजी से धंसना शुरू हुआ। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर तक धंसा ये पूरा शहर। तस्वीरों में आप देखिए पीले रंग का मार्क सेंसिटिव जोन है और इसरो ने आर्मी के हेलीपैड में भी जो है मार्क लगाया है। तो ये जो मार्क आपको दिखा रहे हैं पीले रंग वाला, ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हालात है, कितने सेंटीमीटर तक जो है धंसा है जोशीमठ। 12 दिनों में कितना धंसा है जोशीमठ, ये आपको बता रहे हैं और इसरो ने इस पर यह खुलासा किया है। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है। पीयूष, जोशीमठ में अभी कुछ भी ठीक पूरे तरीके से नहीं हुआ है, क्या बड़ी जानकारी आपके पास है? पूरे अपडेट के साथ विस्तार से पीयूष। देखिए बिल्कुल अंशिका, इस वक्त की जो जानकारी है कि सामने होटल मलारी है और आप देख सकती हैं यहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। इसरो ने जो एक जानकारी दी है कि 5.4 सेंटीमीटर 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में जोशीमठ नीचे की ओर स्लैब किया है, मतलब नीचे की ओर धंसा है या सरका है। और यहां पर इस वक्त जो कार्रवाई है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उसने शुरू कर दी है। होटल का टॉप फ्लोर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। टॉप फ्लोर पर आप देख सकती हैं कि जो खिड़कियां थी उनसे ग्लासेस हटा लिए गए हैं और उसके अलावा जो ऊपर का टीन सेट है, जो छज्जा है, उसे हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। उसके अलावा तमाम यहां से जो होटल के खिड़की दरवाजे थे उन्हें सुबह निकाला गया था और इनको निकाल कर यहां से भेज दिया गया है। बाकी अन्य जो सामान है उन्हें भी यहां से निकाला जा रहा है। धीरे धीरे करके होटल के इन सभी फर्नीचर्स को यहां से निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद यहां पर होटल को फिर डिसमेंटल करने का काम शुरू होगा। एक एक करके आप देख सकते हैं होटल से सामानों को निकालते हुए जो मजदूर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के दिशा निर्देशन में ये डिसमेंटल का काम किया जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकती हैं आपात सेवा उत्तराखंड अग्निशमन से लेकर एम्बुलेंस तक यहां पर मौजूद है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी यहां पर सुनिश्चित कर दी गई है। अंशिका। बिल्कुल पीयूष, आपने पूरी तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिर किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें जो है वहां मौके पर मौजूद हैं और लगातार आप वहां से हमें तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन पीयूष, वहां रहकर आपने क्या महसूस किया? आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों दरारें पड़ी हैं जोशीमठ में? जोशीमठ जो आज के समय में रो रहा है, बिलक रहा है, जोशीमठ ये कह रहा है कि मुझे बचा लो, आखिर क्या वजह है? देखिए सबसे पहला जो हिमालय भूगर्भ विज्ञान संस्थान वाडिया ने जो रिसर्च रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जिस तरह से निर्माण कार्य हुए हैं और उसके पहले जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था यहाँ पर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए क्योंकि यहाँ की रॉक जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर ये अनदेखी की गई और अनदेखी के साथ साथ यहाँ पर बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन किए गए जिसकी वजह से ये रॉक उतनी मजबूत नहीं थी और धीरे धीरे स्लैब जो है वो नीचे की ओर सरकने लगा और ये घटना लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हल्की हल्की दरारें थी और आज जो दरारें हैं वो 1-1 फीट तक की दरारें हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अंधाधुंध विकास की ओर लोग बढ़े उसका एक ये परिणाम यहाँ पर जोशीमठ में दिखाई दे रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक के अलावा अगर हम बात करें तो सरकार भी जिम्मेदार है इन सभी चीजों के लिए। देखिए पिछले कई दिनों में हमने देखा कि धीरे धीरे तमाम जो जमीन है वो धंसने शुरू हो गए हैं। अभी इस वक्त आप जहां पर पीयूष मौजूद है, क्या आप कोई और तस्वीर दिखा सकते हैं जोशीमठ की? बिल्कुल आपको एक तस्वीर और जोशीमठ की दिखाता हूं। नीचे का हिस्सा आप देख सकती हैं, नीचे के हिस्से में जो भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं वहां पर भी इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उसके दिशा निर्देशन में मजदूर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर वहां से भी चीजों को हटाने का काम जो है वो चल रहा है क्योंकि वो भवन पूरी तरह से इससे क्षतिग्रस्त हो चुके थे और अब वहां पर कोई है नहीं, सबको एक्टिवेट कर लिया गया है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकती हैं इन भवनों को जब डिसमेंटल किया जाएगा तो
तो उस वक्त दबाव जो है वो ज़्यादा ना हो, उसके लिए टायर्स जो हैं वो लाए गए हैं ताकि मलबा इन टायरों पे गिरे और यहाँ से चूंकि दबाव और धमक कम रहे, जिसका असर नीचे कम जाए। नीचे आप देखिए पूरी की पूरी आबादी है, पूरी की पूरी बस्ती है और उसके ठीक नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक सिस्टमैटिक बस्ती जिसको जेपी कॉलोनी कहा जाता है। जेपी कॉलोनी भी यहाँ से एकदम साफ दिखाई दे रही है। दरारें वहाँ भी बहुत भीषण आई हैं। वहाँ पर कल जब हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दीवार गिर गई है। जल जो पानी निकल रहा है वो वहीं जेपी कॉलोनी से ही लगातार उस पानी का बहाव चल रहा है और अभी तक जो यहाँ पर शोध करने के लोग पहुंच रहे हैं, जो टीमें गठित की गई हैं, वो टीमें फिलहाल अभी इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे रिसर्च का काम जो है वो कर रही हैं। पीयूष, इससे पहले अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। तब क्या आंखें नहीं खुली प्रशासन की? 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक जब 5.4 सेंटीमीटर तक धंसा तब आंखें खुली। देखिए बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है और मैं आपको बताऊं कि आज से 4-5 दिन पहले जब मैं 9 तारीख को वाडिया में था और वाडिया से जब मैंने एक रिपोर्ट की थी, वहां साइंटिस्टों से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जब रेणी की घटना हुई थी उसके बाद वो यहाँ पर रिसर्च करने आए थे और जब रिसर्च करने आए तो यहाँ पर उन लोगों ने देखा और पाया था कि यहाँ पर जो दरारें हैं वो पड़ने लगी हैं और उसकी सूचना भी उन्होंने प्रशासन को दी थी और यहाँ से तमाम स्थानीय प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट और प्रोजेक्ट की सूचनाएं मिलती रही हैं। लेकिन सरकारों ने, मैंने आपसे कहा कि जितने जिम्मेदार पब्लिक है उतनी ही जिम्मेदार यहाँ सरकार भी है, क्योंकि सरकार के पास सारी चीजें थी, सारी मशीनरी थी और सारी रिपोर्टें थी और उसके बावजूद उन रिपोर्टों की अनदेखी की गई और जिसका परिणाम आज जोशीमठ को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर डिसमेंटल अगर आज ये 2 होटल हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो घर भी, जाहिर सी बात है, भले सरकार कहे कि हम किसी मकान को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जब वो मकान रहने लायक रह ही नहीं गए हैं क्योंकि वो जिस तरह से उनमें क्रैक्स आए हुए हैं तो साफ जाहिर है कि वहां पर अब चूंकि पब्लिक को एक्टिवेट किया गया है, वहां से एक बात समझनी होगी, पब्लिक को अगर एक्टिवेट वहां से किया गया। हाँ, मैं आगे फिर से आपके पास आऊंगी पीयूष, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। आप कोशिश कीजिए नीचे जाएं आप और लोगों से थोड़ा बातचीत भी करें और वहां नीचे की तस्वीर जो है वो दिखाएं। इस बीच एक सैटेलाइट की तस्वीर जो इसरो ने जारी की है वो दिखा देते हैं एक बार फिर से। तो जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धसाव है और ये खुलासा इसरो ने, ये सैटेलाइट इमेज जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी मौजूदा समय में है उसमें किया है। इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग यानी कि NSRC ने ये बताया है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से धंसना शुरू हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिम्हा मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ में सब्सिडेंस जोन स्थित है। सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ औली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कहां-कहां पर परेशानियां हैं। और जो ये हल्का ब्लू जोन आप देख रहे हैं ये सब्सिडेंस जोन है जहां पर सबसे ज्यादा दरारें देखी गई हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं लोगों को। पिछले 15 दिनों में जोशीमठ में हलचल तेज है। पिछले 15 दिनों से जोशीमठ के लोग, जो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट की तस्वीर जो इसरो ने जारी की है, इससे ये खुलासा हुआ है कि इतना एरिया लगातार जो है खराब हुआ है। लगातार इतने एरिया में जो है दरारें देखी गई हैं, जितने भी घर इतने एरिया में हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, अभी हमने सैटेलाइट तस्वीर को ब्रीफ किया है, जो पूरे जोन है जोशीमठ के सबसे सेंसिटिव जोन, उनमें देखा गया है कि एक दिन में तो सारे ही जगहों पर दरारें नहीं आई होंगी, धीरे धीरे ये दरारें बढ़ी होंगी। क्या यहाँ पर कोई ऐसा विभाग नहीं है जो एक्टिव है पहाड़ों की देखरेख के लिए, पहाड़ों के घरों को देखरेख के लिए? कहाँ है सारे विभाग, कहाँ है सारे डिपार्टमेंट्स? पीयूष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। अंशिका बताइए। हाँ पीयूष, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तस्वीर हमने ब्रीफ किया है इसरो की तरफ से जो जारी किया गया है, इसमें ये देखा जा सकता है कि आधे से ज्यादा इलाका जो है वो इफेक्ट हुआ है जोशीमठ का, जिसके चलते आज जोशीमठ को पूरा खाली किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है मकानों को। सबसे बड़ी बात यह है पीयूष कि क्या यहाँ पर कोई नहीं था, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो ये चीज देखे कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? अगर 2 मंजिला इमारत से ज्यादा फ्लोर बनाए जा रहे हैं तो उसको कौन देखेगा? क्यों नहीं उस वक्त रोका गया?
बिल्कुल आपका कहना एकदम जायज है। और इस वक्त आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर जो तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देखिए। ये होटल है और इस होटल को अब डिसमेंटल करने के लिए पूरी की पूरी जो टीम है इस वक्त वो यहाँ पहुंच चुकी है। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या कोई यहाँ पर मशीनरी नहीं थी या कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो आपको बताऊं यहाँ पर लगातार हिमालय भूगर्भ विज्ञान संस्थान से लेके रुड़की के तमाम ऐसे संस्थान हैं, IIT रुड़की के, जो यहाँ पर लगे हुए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी यहाँ सबमिट की थी। लेकिन उसके बावजूद सरकार और खासतौर पर मिश्रा आयोग ने बहुत पहले ही रिपोर्ट यहाँ दे दी थी। 47 साल पहले कोई रिपोर्ट अगर यहाँ दी गई हो किसी चीज को लेकर और उसके बावजूद सरकारों ने नहीं चेता हो, तो ऐसे में आप ठीक समझ सकती हैं कि जिम्मेदार कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इसके लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर अब अनाउंसमेंट जो है फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग अभी तक यहाँ ड्यूटी पर नहीं आ पाए हैं या आ रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वो यहाँ अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और ड्यूटी पर पहुंचकर ये डिसमेंटल का काम जो है वो अब यहाँ पर शुरू किया जा सके। एक ब्रेक के लिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना होगा, इस बीच आप कोशिश कीजिए वहां पर लाइन अप करने की, लोगों से जानने की कि जो मलारी होटल के मालिक है क्या वो मान गए हैं ध्वस्तीकरण को लेकर, क्या वहां पर माउंट व्यू के जो मालिक है वो क्या मान गए हैं। आप कोशिश कीजिए बातचीत करने की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।